जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान इसकी बात करने जा रहा हूं। अगर पाकिस्तान को देखें तो इकलौता ऐसा देश, इकलौता तो नहीं कहेंगे, दुनिया के दो देश हैं जो धर्म के नाम पर बने, उनमें से एक पाकिस्तान है। दो मेन देश जो दूसरे धर्मों से लड़कर धर्म के नाम पर अपने आप को सरवाइव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से मैं दूसरे का, इजराइल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के बारे में मैं यहाँ पर ज़रूर डिस्कशन करूँगा कि पाकिस्तान, अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान की बात करता हूँ तो पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा कंसेप्ट है वो टू नेशन थ्योरी पर डिपेंडेंट है। मैं धीरे धीरे उसी पर आऊँगा कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जिस तरीके से घुटने टेक दिए हैं रेडिकल इस्लाम के सामने, तो आने वाले समय में वहीं से पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हो रही है। टू नेशन थ्योरी का मतलब है दो राष्ट्र का सिद्धांत। इसमें ये कहा गया कि एक तरफ हिंदू हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम्स हैं, और ये जो हिंदू और मुस्लिम हैं ये आपस में एक साथ कभी नहीं रह सकते। और क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम्स आपस में एक साथ कभी नहीं रह सकते, इसलिए इनको दो देश दे दिए जाएं। हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान में रहें और मुस्लिम्स जो हैं वो पाकिस्तान में रहें। मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान में रहें। अब खास बात यह है कि असलियत में यहाँ पर हिंदुओं की कभी कोई डिमांड थी ही नहीं अलग देश बनाने की। ये तो अखंड भारत की मांग हमेशा करते रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत जो है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लेकर बर्मा के बॉर्डर तक और ऊपर जम्मू कश्मीर या जो पामीर नॉट है वहाँ से लेकर इन नीचे कन्याकुमारी तक एक है। और यहाँ पर कांग्रेस जो थी वो इस चीज़ को लीड कर रही थी। और कांग्रेस जो थी वो एजुकेटेड और अवेकन्ड मिडिल क्लास की पार्टी थी। एजुकेटेड और अवेकन्ड मिडिल क्लास की पार्टी थी। ये हमेशा याद रख लीजिए। अब एजुकेटेड और अवेकन्ड यानी शिक्षित और जागरूक मध्यम वर्ग जो था, कांग्रेस उसकी पार्टी थी। और इसने कभी भी रिलीजन को एक वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा ये रिलीजन से दूर रहकर ये हमेशा सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़े रहे। यानी सेक्युलरिज्म का मतलब ये कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। ऑल फ्रंट और रिलीजन्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ स्टेट। ये समझ लीजिए। यहाँ मैं किसी गधे के ओपिनियन के बारे में नहीं कर रहा। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में देख रहा होता हूँ, बहुत से कहते हैं मैंने तुम्हारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया, दफा हो यहाँ से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, अनसब्सक्राइब कर रहे हो। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरी बताई हुई बात समझ में आई, पसंद आई और समझ में आना ज़रूरी है। अगर मेरी बताई बात समझ में आई और आप उससे एग्री कर रहे हैं तो इस तरीके, और मेरे लॉजिक मेरी बताई हुई बातों के पीछे के वो ठीक हैं, उससे आप सहमत हैं, तो ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, डिसलाइक कर दो। अगर लाइक कर रहे हो तो मेरे विचारों से सहमत हो तो शेयर कर दो, और अगर मेरे विचारों से सहमत नहीं हो तो मत शेयर करो। मेरा काम है आप लोगों से रिक्वेस्ट करना कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं जानता हूं मैं बहुत सारे कंटेंट ऐसे बनाता हूं जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे हैं, लेकिन मेरे को उसके पीछे का मैं लॉजिक आपको दे रहा हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर आज के दिन शुरू से एक पक्ष के तरफ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही थी, यानी मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी। लेकिन वो अब मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स धीरे धीरे हिंदू अपीजमेंट पॉलिटिक्स से काउंटर होना जब शुरू हुई है, तो आज के दिन लगभग लगभग दो ग्रुप्स हमारे देश में बन चुके हैं। हालांकि मैं पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन चिंता मुझे हिंदुस्तान की है। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सारे देश के सामने या राज्य के सामने सभी धर्म जो हैं वो बराबर हैं। ये सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट एजुकेटेड अवेकन्ड मिडिल क्लास या कांग्रेस गवर्नमेंट का हुआ करता था, और ये उस कांग्रेस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं जो कि जवाहरलाल नेहरू के समय की है।
मैं उस कांग्रेस गवर्नमेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा जो 1980 के बाद की है। अगर भारत में सांप्रदायवाद कम्युनलिज्म फैलाया भारत में, और हिंदू कम्युनलिज्म फैलाने का सबसे बड़ा जो एलिगेशन जिसके ऊपर लगता है तो वो कांग्रेस के ऊपर लगता है, उसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा। नफरत मुझे कांग्रेस से ज्यादा है। और आज की राहुल गांधी की पार्टी को देखा जाए तो वो तो बिल्कुल बर्बाद करने पे तुले हुए, अपनी पार्टी को भी और देश की डेमोक्रेसी को भी। लेकिन आप समझिए, पाकिस्तान जो था उसको बनाने वाला मुस्लिम लीग था। और खास बात यह है दोस्तों, मुस्लिम लीग एजुकेटेड अवेकन्ड मिडिल क्लास की जगह जो नवाब्स थे वो और जमींदार जो थे उनकी पार्टी है। नवाब्स और जमींदारों की पार्टी है। ये नवाब और जमींदार वो लोग हैं जो कि अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी यानी समाज के उत्थान का हमेशा विरोध करेंगे। ये लोग जिन्ना जैसे को कभी नहीं चाहेंगे कि जिन्ना जैसा कोई सेक्युलर एजुकेटेड, सेक्युलर तो नहीं कह सकते लेकिन एजुकेटेड और अवेकन्ड बंदा पाकिस्तान के सुप्रीम पोजीशन पर बैठे या एक लंबे समय तक उसके आइडियाज को सरवाइव नहीं करने देंगे। और यही रीजन था कि जिन्ना को इन लोगों की सरकारों ने लास्ट में, जब जिन्ना एक्सपायर होते हैं तो 7 घंटे तक जिन्ना की डेड बॉडी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर पड़ी हुई थी। कोई लेने नहीं गया, कोई रिसीव करने नहीं गया, कोई उसको सम्मान देने नहीं गया। सोचकर देखिए, कायदे आजम कहला रहे थे और ये कायदे आजम जब बीमार थे, जिस एम्बुलेंस में थे उस एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया। आधे घंटे तक जून की मतलब मई जून की गर्मी के अंदर, शायद जुलाई की गर्मी के अंदर, गंदी वाली गर्मी के अंदर एक एम्बुलेंस के अंदर पड़ा हुआ है इनका कायदे आजम, और उसका सम्मान नहीं किया इन लोगों ने। तो असलियत में कांग्रेस, और यही रीजन है जब जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर होते हैं तो भारत 17 साल का एक नौजवान देश हो चुका था। वो काफी हद तक सिचुएशंस को समझ चुका था कि रहना कैसे है। बाद में जो गलतियां थी वो जवानी के जोश में की गई, उसके ऊपर हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो देश है वो हिंदुस्तान तो चल गया। अब सवाल आ जाता है पाकिस्तान। जिन्ना एक आखिरी नेता था जिसके पास दिमाग था, बुद्धि थी, और जो पॉसिबली वहां पर देश के भविष्य को एक पर्टिकुलर डायमेंशन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकता था। लेकिन सितंबर 1948 तक आते हुए, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जिन्ना चल बसे। यानी ये पाकिस्तान एक ऐसा देश बनकर उभरा, पाकिस्तान एक ऐसा देश बनकर उभरा जो कि एक ऐसा बच्चा हो जिसके बाप लगभग 6 महीने की उम्र में ही, जब बच्चा 6 महीने साल भर का था, तभी मर गया। अब वो चील कौओं और गीदड़ों, जो मतलब नोचने वाले लोग होते हैं, नोचने वाले लोग होते हैं किसी भी इंसान को, गिद्धों की तरह वो पाकिस्तान को नोचने लग गए। और वो जो जमींदार और नवाब थे, जो नवाब और जमींदार थे, वो सारे के सारे नवाब और जमींदार अपने अपने इंटरेस्ट्स के लिए पाकिस्तान के को इधर उधर खींचने लगे, डेविएट करने लगे, डाइल्यूट करने लगे उसके ऑब्जेक्टिव को। यहां जिन्ना, जो जिसके ऊपर मैं पूरा आरोप लगाऊंगा कि ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशों की कठपुतली थी, अब जिन्ना के जाने के बाद अमेरिका ने इन्हीं नवाबों और जमींदारों को टारगेट करना शुरू किया और इनसे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स फुलफिल करवाए। ये माहौल एंटी इंडिया शुरू से बना रहा। एंटी इंडिया, और एंटी इंडिया के अंदर भी एंटी हिंदू, एंटी हिंदू हमेशा बना रहा। इन्होंने हमेशा इंडिया को हिंदू नेशन के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी, और हिंदू नेशन प्रोजेक्ट करने के रूप में जब ये आगे लगातार बढ़ते रहे, या लगातार हमारे देश को हिंदू नेशन पाकिस्तानी प्रोजेक्ट करते रहे, उससे एंटी हिंदू सेंटिमेंट उन्होंने डेवलप रखा। एक भावना हमेशा विकसित रखी जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट की थी। हमेशा एक भावना विकसित रखी जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट की भावना थी। ये एंटी हिंदू सेंटिमेंट जब बनाए रखा, जब ये एंटी हिंदू सेंटीमेंट बनाए रखा या एंटी हिंदू, हिंदू विरोधी मानसिकता बनाए रखी,
एंटी हिंदू सेंटिमेंट या एंटी हिंदू हिंदू विरोधी मानसिकता बनाए रखी, तो उस एंटी हिंदू सेंटिमेंट या हिंदू विरोधी मानसिकता के अंदर, हिंदू विरोधी मानसिकता के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने कश्मीर को भी जोड़ा और अपनी सारी पॉलिसीज इंडिया को देखकर शुरू से बनाते रहे। इसी माइंडसेट का इस्तेमाल अमेरिकन्स ने किया पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान बड़ा देश है, पाकिस्तान को मदद चाहिए, हम पाकिस्तान को हर पॉसिबल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हर संभव मदद देंगे और पाकिस्तान हमारा पिट्ठू बन जाए। यकीन मानिए 1978 के बाद अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट, जो जिया उल हक होते थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेशन से लेकर हर चीज़ दुनिया के दूसरे देशों खासकर अमेरिका से ली ताकि इंडिया को काउंटर कर सकें। और अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए, अफ़गानिस्तान के अंदर अपने फ़ायदे के लिए इंडिया को, पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट से लेकर बहुत सारी दूसरे वेपन्स भी प्रोवाइड करते रहे। अब यहाँ सिचुएशन को समझो, पाकिस्तान की कभी कोई पॉलिसी इंडिया और कश्मीर सेंट्रिक होने के अलावा कभी बनी ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश हमेशा करते रहे। ऐसे में जब आप एंटी हिंदू बात करते हैं तो आपको उस पॉपुलेशन को एंटी हिंदू प्रूव करने के लिए यहां प्योर मुस्लिम की बात करनी पड़ेगी। और जब आप कश्मीर की बात करेंगे तो इस प्योर मुस्लिम को टारगेट देना पड़ेगा कि भैया तुम्हारा टारगेट है कश्मीर, और कश्मीर में जितना ज़्यादा आप रहेंगे या जितना ज़्यादा आप लड़ेंगे तो वहाँ उतना अच्छा है, और उसके लिए नाम दे दिया गया जिहाद का। अब पाकिस्तान ने मेनली किया क्या? पाकिस्तान ने सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये किया कि उसने अपनी पूरी पॉपुलेशन को, जो मेन पॉपुलेशन है, उसे प्योर मुस्लिम बनाने का कंसेप्ट दे दिया। और वो जो एलीट क्लास नवाब और ज़मींदारों की थी, इन्होंने उस पॉपुलेशन को धर्म के नाम पर भटकाकर, धर्म के नाम पर बरगला कर अपनी पोजीशंस को मजबूत किया। सारी प्रॉपर्टीज़, लैंड्स और जितने भी रिसोर्सेज हैं सबके ऊपर कब्जा किए रखा। अगर आप पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं उनको उठाकर देखेंगे तो बेनज़ीर भुट्टो, इनके पिताजी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उसके पिताजी यानी इनके नाना या दादा शाहनवाज़ भुट्टो, ये सारे के सारे ज़मींदार हैं। शाहनवाज़ भुट्टो ज़मींदार थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े ख़ानदान से हैं, और सबसे बड़ी बात बेनज़ीर भुट्टो की जिससे शादी हुई, इनका नाम क्या नाम है, आसिफ अली जरदारी का, ये कराची के बहुत बड़े ज़मींदार ख़ानदान से हैं। उसके बाद इनके प्रधानमंत्रियों को उठा लें तो सारे के सारे बाकी प्रधानमंत्री और मंत्री सारे एलीट क्लास से हैं, अशराफिया जिसे कहते हैं उससे हैं। नवाज शरीफ को उठा लें तो बहुत बड़े ज़मींदार हैं। इस इमरान खान को उठा लें तो ये भी एक कबीले का मालिक का ही बेटा है, सरदार का बेटा है। यानी अगर आप मोटे तौर पर उठाकर देखें आपको समझ में आ जाएगा। मोटे तौर पर अगर आप उठाकर देखें तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि असलियत में ये जो पूरी की पूरी एलीट क्लास है, ये जो पूरा उच्च वर्ग है, ये पूरी एलीट क्लास जो है, ये एलीट क्लास यहाँ पर कहीं ना कहीं अशराफिया से लेकर दूसरे मामले में इन्होंने आम आदमी को तो उभरने नहीं दिया, लेकिन पावर्स के ऊपर कंट्रोल बनाए रखा। आज भी अगर आप देखेंगे तो इस पाकिस्तान के टॉप 5 बिजनेसमैन में से चौथा नंबर जो है वो क्या नाम है, नवाज शरीफ के ख़ानदान का आता है। इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रीज चलती हैं दुनिया के अंदर, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट्स हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर आसिफ अली जरदारी का आता है, जो पाकिस्तान का टॉप 2 बिजनेसमैन में से एक है, और ये पूरा का पूरा इसका बिजनेस हाउस पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है। अब सोचकर देखिए हमारे देश के अंदर क्या होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को आप उठाकर अगर देखेंगे तो राजीव गांधी तक को छोड़ दें, मोरारजी देसाई एक ऑफिसर थे, ऑफिसर रैंक से रिटायर हुए थे। चौधरी चरण सिंह एक साधारण किसान थे। उसके बाद SD देव अगर आप देखेंगे तो एक विश्वनाथ प्रताप सिंह राजाओं के खानदान से थे, ज़्यादा दिन चले नहीं। चंद्रशेखर बहुत ही सामान्य परिवार से थे। अगर आप उठाकर देखते हैं PV नरसिम्हा राव एक ब्यूरोक्रेट थे। अगर आप उठाकर देखते हैं क्या नाम है HD देवगौड़ा,
एक सामान्य इंसान से वो बड़े नेता बने। इंद्र कुमार गुजराल ऑफिसर थे, अटल बिहारी वाजपेयी सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता। अगर आप इनको क्या नाम है मनमोहन सिंह जी को देखते हैं तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, ब्यूरोक्रेट और इकोनॉमिस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। पॉलिटिशियन, प्रॉपर्टी या जमींदारी या राजा महाराजा या खानदान के नाम पर बहुत ही साधारण परिवारों से आने वाले हमारे देश के नेता बनते हैं। तो उन्हें पता है और वो समाज को उठाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जितने प्रधानमंत्री आप उठाकर देखोगे वो सारे के सारे एलीट क्लास अशराफिया से आते हैं, और वो अशराफिया अपनी पोजीशन को मजबूत बनाए रखने के लिए आम आदमी को कभी ऊपर उठने नहीं देता। अब हो भी यही रहा है। उन्होंने अपनी पूरी पॉपुलेशन को पढ़ा रखा है कि आप प्योर मुस्लिम बनेंगे और आपका जो एकमात्र उद्देश्य है कश्मीर के ऊपर जो हिंदू अत्याचार कर रहा है उसे छुड़वाना, और गजवा ए हिंद का जो बकवास है उनको पढ़ा दिया कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करेंगे और गजवा ए हिंद करेंगे। अब यहां आप इस पूरे सिस्टम को समझिए। यानी एक तरफ जो एलीट क्लास है, जो इस टाइम एलीट क्लास, और यही एलीट क्लास जो है, जो उच्च वर्ग है पाकिस्तान का, वही रूलिंग क्लास है। और यही रूलिंग क्लास जो है, इसने कभी भी पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग को उभरने ही नहीं दिया, क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा उभर कर आता है लोअर क्लास से, यानी निम्न वर्ग से। जब निम्न वर्ग तरक्की करता है तो वो मिडिल क्लास की तरफ आता है, और वो मिडिल क्लास धीरे धीरे जाकर एलीट क्लास में शामिल होता है, बहुत धीरे धीरे जाकर। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इस रास्ते को तो कर रखा है बंद, और इस रास्ते को भी बंद कर रखा है इसलिए बहुत छोटा सा मिनिस्क्यूल फॉर्म में, गिने चुने अमाउंट में मिडिल क्लास पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन कुछ गिने चुने शहरों तक लोअर क्लास मौजूद है। इसी एलीट क्लास का एक जो ग्रुप है वो आर्मी के अंदर है, जो आर्मी पे कब्जा करके बैठा हुआ है। एक ग्रुप जो है वो आईएसआई पे कब्जा करके बैठा हुआ है, और यही ग्रुप जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, यानी इंडस्ट्रीज और दूसरे रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठा हुआ है। यानी जो लोअर क्लास है, जो निम्न वर्ग है, उसका एलीट क्लास मतलब उसका सत्ता में किसी तरीके की भागीदारी नहीं है। लेकिन इस लोअर क्लास को भटकाए कैसे रखें? इनको एक तो नाम दे दिया कश्मीर, और इसके नाम पर आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट, आईएसआई के अंदर रिक्रूटमेंट लोअर क्लास में दी जाती है, छोटे सिपाहियों के रूप में। और इनको दूसरा भड़का दिया गया रिलीजियस गुरु के नाम पर, रिलीजियस लीडर के नाम पर इनको भड़का दिया गया कि भाई अलग अलग धर्म गुरु जो हैं इनको धर्म की चाशनी चटाते रहेंगे, धर्म का पाठ पढ़ाते रहेंगे, और इनको भड़काते रहेंगे कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप वैसे कीजिए। ये लोग उस धर्म के पाठ को पढ़ते रहेंगे, भड़कते रहेंगे, गुस्से में आते रहेंगे, रिस्पॉन्ड करते रहेंगे, और बाजी को मतलब आगे बढ़ते रहेंगे। ये प्रोसेस लगातार 1979 से अप्रॉक्सीमेट शुरू हुआ, 75 से लगा लीजिए, या 71 से हम मोटे मोटे लगाते हैं, 71 से लगा लीजिए, और ये प्रोसेस 2021 अप्रॉक्सीमेट 50 ईयर्स हो चुके हैं। इन 50 सालों में इस एलीट क्लास का तो इस लोअर क्लास के ऊपर कुछ खास असर रहा नहीं। आर्मी जो है, क्योंकि भारत से लगातार हार रही है, उसका उतना असर रहा नहीं, और ये जो रिलीजियस गुरु थे, प्रीस्टली क्लास थे, इनका असर इतना ज़बरदस्त हो चुका है इस लोअर क्लास के ऊपर कि अब ये लोअर क्लास इस एलीट क्लास कहो या इस गवर्नमेंट कहो सुन ही नहीं रही। और अब यहां पर सत्ता के दो मेन केंद्र हो चुके हैं। यहां पर सत्ता के दो प्रमुख वर्ग हो चुके हैं। सत्ता का एक वर्ग जो है वो तो रूलिंग क्लास है, जिसे आप गवर्नमेंट कहते हो, वो तो है जो रूलिंग क्लास है, जो गवर्नमेंट है वो तो है, लेकिन इसके सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो एक रिलीजियस क्लास खड़ी हो गई है। ये रिलीजियस क्लास, ये जो धार्मिक कट्टरपंथी वर्ग थे, वो किसी समय पर तो इन सरकारों के
और सेना के पिट्ठू हुआ करते थे, लेकिन असलियत में मास बेस जो है वो इन लोगों के पास शिफ्ट हो चुका है। और ये रिलीजियस क्लास इस मास बेस के चलते इसमें रेडिकलिज्म को इन्फ्यूज कर रही हैं, इनमें रिलीजियस रेडिकलिज्म, धार्मिक कट्टरवाद को इसमें बढ़ावा दे रही हैं। और रह रहकर ये मास बेस लगातार इस रूलिंग क्लास, जिसे आप चाहे इमरान खान गवर्नमेंट कहें, चाहे आर्मी कहें, चाहे आईएसआई कहें, उसे चुनौती दे रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट चाहे वो मौलाना हुआ, मौलाना कुछ ऐसा ही नाम है कि मौलाना आ रहा है टाइप के स्लोगन्स आपने सुने होंगे, चाहे वो मौलाना हुआ, चाहे या तो वो मौलाना हुआ, अगर मौलाना नहीं है तो चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हुआ। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है उसे समझिए। प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो रिलीजियस क्लास है इसे हमेशा प्योरिटी ऑफ इस्लाम का ढोंग करना पड़ता है, इस्लाम की शुद्धता के नाम पर इन्हें कलेश करना पड़ता है, ढोल बजाना पड़ता है, और उसे एक वॉलंटियर ऑफ इस्लाम या इस्लाम का जो सेवियर ऑफ इस्लाम के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ता है। और यही रीज़न है, छोटी सी बात के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। किसी भी एक बात, छोटी हो बड़ी हो वो बात की बात है, ओवर रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, और वो जो ओवर रिएक्शन होता है वो आगे बढ़कर, ये जो ओवर रिएक्शन है ये आगे बढ़कर गवर्नमेंट से कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन जाता है। अब इसका जो ताज़ा उदाहरण अगर आप देख रहे हैं तो वो फ्रांस के अंदर है, जब फ्रांस के अंदर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि इस्लाम इज़ इन क्राइसिस। मैं उसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, उस समय की वीडियो उठाइएगा तो देखेंगे। उन्होंने जब कहा इस्लाम इज़ इन क्राइसिस तो वो ये कहना चाहते हैं कि असलियत में इस समय पर जो भी समस्याएं इस्लाम के नाम पर हो रही हैं, असलियत में वो उन लोगों के द्वारा हो रही हैं जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके अपनी इंटरेस्ट्स को पूरा कर रहे हैं। इसलिए उसका रेफरेंस था इस्लाम इज़ इन क्राइसिस। अब इन्होंने कहा इसकी हिम्मत कैसे हुई इस्लाम इज़ इन क्राइसिस कहने की, इसलिए फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकालो। अब फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकालने का सीधा मतलब ये है इस रूलिंग क्लास के लिए कि पूरी यूरोप को प्लस अमेरिका को अपना दुश्मन बना लेना, पूरे यूरोप को, पूरे अमेरिका को अपना दुश्मन बना लेना। और ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान जो है वो असलियत में FATF से गुजर रहा है और एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, यानी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, और ये जो आर्थिक संकट है ये देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, पाकिस्तान को कटोरा लेके भीख मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ऐसे में उसे उसके ऊपर यही लोग, खासकर ये जो प्योरिटी ऑफ इस्लाम वाले रूलिंग क्लास, ये जो प्योरिटी ऑफ इस्लाम वाले जो रिलीजियस क्लास है, ये पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि आप फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकालो। फ्रांस को इनके साथ ट्रूस करना पड़ा, इनके साथ एक मतलब समझौता करना पड़ा। पहले जब सितंबर अक्टूबर में शोर मचा तो कहा कि अप्रैल तक का टाइम दो। अप्रैल के अंदर जब इन्होंने पूरे इस्लामाबाद को बंधक बना लिया, लाहौर को बंधक बना लिया, आगजनी तोड़फोड़ करी तो पूरी सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर हो गई। तो उस मौलाना साद, जो भी साद रिजवी क्या नाम है उसका, उसे उठा के गिरफ्तार कर लिया। जब मौलाना साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया तो अब वो जेल में है। अब जेल में है तो उसी के समर्थक दोबारा उठ खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि अगले साल क्या है, इलेक्शंस हैं, अब शायद अगले साल इलेक्शंस हैं, हाँ अगले साल ही इलेक्शंस, 5 साल तो पूरे कर नहीं पाएंगे, अगले साल इलेक्शंस हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में अगले साल 18 में आया था तो 23 में इलेक्शंस हैं, तो 23 में क्योंकि इलेक्शंस हैं तो उससे पहले पहले पाकिस्तान के इस प्रधानमंत्री की कुर्सी को उखाड़ फेंकना ज़रूरी है। और क्योंकि पाकिस्तान की कुर्सी से इमरान खान को उखाड़ फेंकना ज़रूरी है तो यहाँ पर इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ किया जाए।
और एक बात सोचकर देखिए, अभी थोड़े दिन पहले खबरें उड़ रही थी कि आईएसआई के चीफ को हटाने के नाम पे इमरान खान और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो आमने सामने आ गए। अब जब इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आमने सामने आ गए कि आईएसआई चीफ को किसी भी तरीके से हटाना है, तो वो नहीं हटा पाए, तो आपको क्या लगता है कि आईएसआई चीफ को हटाने के लिए जो इनकी आपसी रंजिश सामने आई, क्या वो आर्मी चीफ शांत बैठे होंगे? क्या विपक्षी दल साथ शांत बैठे होंगे? वो भले ही खुद सामने नहीं आ रहे, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त चाल चली और कहीं ना कहीं इस टाइम पर खुलकर इन्होंने चाल चली और इस टाइम पर खुलकर इलेक्शंस को आगे बढ़ाया। और जब इलेक्शंस को आगे बढ़ाया और जब इलेक्शंस को मतलब इस रिलीजियस क्लास को आगे बढ़ाया, तो एकदम से उनके जो समर्थक हैं वो सड़कों के ऊपर, यानी वो एक वेपन की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और जब एक वेपन की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं इमरान खान के विरोधियों की तरह, तो के जगह के लिए विरोधियों के रूप में, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार को कमज़ोर करने के लिए। और ये वही लोग हैं जो किसी समय पर इन्हीं सरकारों और आर्मी के पिट्ठू हुआ करते थे। आज वो इसी सरकार को गिराने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं। अब यहां पर इमरान खान के सामने दुविधा है कि उस मौलाना साद को छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। और इस समय पर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि इमरान खान इस बात का प्लान कर रहे हैं कि मौलाना साद को छोड़ दिया जाए। अब सोचकर देखिए कि इमरान खान कह रहे हैं मौलाना साद को छोड़ दिया जाए, और मान लिया उसे छोड़ दिया गया। अगर मौलाना साद को छोड़ दिया तो इसका मतलब यह है कि सरकार जो है हारी हुई दिखाई देगी और एक डिफीटेड फॉर्म में दिखाई देगी। और जब सरकार डिफीटेड फॉर्म में यानी हारी हुई दिखाई देगी, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि अब यहाँ सरकार के खिलाफ जो भी दूसरे ग्रुप्स हैं वो एकदम से उठकर खड़े हो जाएंगे। और जैसे ही दूसरे ग्रुप्स उठकर खड़े होना शुरू होंगे, कहीं ना कहीं रिलीजन के मामले में ये पता लग गया कि सरकार धर्म के मामले में कमज़ोर है, गिर रही है, तो विदेशी ताकतें भी धर्म के नाम पर इन लोगों को भड़काना शुरू करेंगे। और जैसे ही विदेशी ताकतें धर्म के नाम पर इन लोगों को भड़काना शुरू करेंगी, यहाँ पर रिलीजियस पावर्स और ज़्यादा मजबूत होंगी, सरकार के ऊपर ये और ज़्यादा दबाव डालेंगे। नतीजा उसका क्या होगा? किसी भी सोसाइटी में जब जब प्रीस्टली क्लास मजबूत होती है, जब जब पुजारी वर्ग ताकतवर होता है और सरकार के ऊपर दबाव बनाने की हिम्मत रखता है, उसका सीधा सीधा असर है कि उस देश की बर्बादी शुरू हो चुकी है। उसका सीधा सीधा असर है कि उस देश की बर्बादी शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये रिलीजियस क्लास कभी भी प्रोग्रेस नहीं करने देते, और जहां कोई साइंटिफिक या रेशनल आउटकम आएगा वहीं पर डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं और एक वेपन की तरह इस्तेमाल होते हैं। या तो कोई इनको करता है या खुद भी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने आप को, और अपनी पॉलिटिकल इंटेंशंस को पूरा करने के लिए सरकारों को कमज़ोर बनाए रखते हैं। और यही एक कारण है कि इमरान खान इस समय पर दुविधा में फंसा हुआ है कि अगर इस मौलाना साद को छोड़ दिया तो ये समझ लीजिएगा एक सांप को छोड़ दिया जो आगे जाकर उसी को डसेगा और अब उसकी ताकत और बढ़ के निखरेगी। और अगर नहीं छोड़ा तो मिलिट्री से लेकर दूसरे जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो इमरान खान के चारों तरफ एक घेरा बना रहे हैं इसे किसी भी तरीके से सत्ता से बेदखल करने के लिए। और अगर घेरा बना रहे हैं किसी भी तरीके से इसे सत्ता से बेदखल करने के लिए, तो इसका आउटकम अगले आने वाले समय में खतरनाक आपको दिखाई देगा, पाकिस्तान की बर्बादी के रूप में, या कम से कम पाकिस्तान की बहुत बढ़ती हुई समस्याओं के रूप में। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आगे आगे देखा जाएगा कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, सिचुएशंस किस तरफ जाती हैं। अभी तक तो जो भी हालात हैं वो यही हैं कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मौलाना साद को छोड़ा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान रेडिकलिज्म की दलदल में ऐसा फंसेगा, इन पुजारी वर्ग, इस प्रीस्टली क्लास, इस मौलाना इमाम मुफ्ती मौलवी काजियों के चक्कर में ऐसा फंसेगा कि इसको ले डूबेंगे और पूरे देश को ले डूबेंगे। आगे आने वाला वक्त बताएगा। इनसे लेसन्स हमें लेने की ज़रूरत ये है कि भैया हमें भी इन बाबाओं और पुजारियों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। देश को बर्बाद कर देते हैं क्योंकि ये लोग, इनकी इंटेंशन होती है सिर्फ और सिर्फ धर्म को बीच में रख के सोचने की। धर्म व्यक्तिगत इशू है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आगे इसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही।